हेलो एवरीवन। आज की कहानी है जीवन संगनी भाग 3। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही पूजा के सभी घर वाले चाय नाश्ता लेकर मनमोहन जी के परिवार के पास पहुंचे तो मनमोहन जी ने उनसे विनम्र भाव से कहा, वैसे तो हम आपके और आप हमारे परिवार को बरसों से जानते हैं, पर अब मेरा मतलब है हम सब चाहते हैं कि इस जान पहचान को एक नए स्तर पर ले जाया जाए। आप तो जानते ही हैं हमारा अभिनव आपकी आरती को बहुत पसंद करता है और हम भी, बस इसीलिए आज हम यहाँ अपने अभिनव का रिश्ता लेकर आए हैं। ये सुनकर पूजा के पैरों तले की जमीन खिसक गई। हाथ में उठाए झूठे गिलास उसके हाथों से छूटकर टूट गए। आंखों में अंगार दौड़ गए और उसी गुस्से भरी आंखों से उसने अभिनव को देखा। अभिनव के चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट थी जिसने पूजा को और तिलमिलाहट से भर दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती या करती उसकी माँ बोल पड़ी, बुरा मत मानिए भाई साहब, घर में बड़ी बेटी कुंवारी हो तो छोटी की बात हम कैसे सोच सकते हैं। हमें भी तो इसी समाज में रहना है, क्यों जी। और फिर हमें आरती की मर्जी भी जाननी होगी। उस दिन भी तो वो चली ही आई थी। पूजा के लिए भी हम अभी अच्छे रिश्ते देख ही रहे हैं। उसके सांवले रंग के साथ अपनाने वाला लड़का अभी तक मिला ही नहीं। अरे आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने भी ये सोचा ही था और उसका भी हल अपने साथ ही लाए हैं। अगर आपको ऐतराज ना हो तो। अभिनव की माँ बीच में ही बोली, हल? कैसा हल? हम कुछ समझे नहीं, पूजा की माँ ने कहा। वही तो हमने भी पहले यही सोचा था कि बड़ी बेटी के रहते छोटी का हाथ हम कैसे मांगे। तभी हमें पता चला कि हमारा छोटा बेटा अभिजीत आपकी पूजा के प्यार में पागल हुआ पड़ा है। मनमोहन जी हंसते हुए बोले। सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अब आप बताइए, क्या आप हमारे दोनों बेटों को स्वीकार करेंगे? मनमोहन जी थोड़ा गंभीर होकर बोले। आप लोग नाश्ता कीजिए, हम अभी आते हैं, सिंगला जी ने कहा। सब अंदर वाले कमरे में आ गए। आरती ने साफ कह दिया कि आप लोग जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। पूजा के मन पर लगी चोट बदले की आग में घी डाल चुकी थी। उसे तो बस अब अभिनव को बर्बाद करना था, जिसका एकमात्र जरिया अभिजीत था। सो उसने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। 10 मिनट बाद सब वापस बाहर आ गए। आने के बाद सिंगला जी ने शादी के लिए हाँ कर दी। सबने एक दूसरे को बधाइयाँ दी, गले मिले, मुंह मीठा कराया गया। भावना तो अभी से अभिनव और अभिजीत को जीजू कहकर चिढ़ाने लगी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी सिवाय पूजा के। खुशी का माहौल पूरे घर में फैला हुआ था। मनमोहन जी और सिंगला जी अगले ही हफ्ते पंडित जी के यहाँ कुंडलियां मिलवाने गए। साथ ही आगे की रस्मों की तारीख भी। कुंडलियों का मिलना ना मिलना कोई खास महत्व नहीं रखता था, पर मन की संतुष्टि जरूरी थी। भगवान की दया से कुंडलियों में कोई दोष नहीं निकला। हफ्ते बाद यानी कि 16 नवंबर को सगाई का दिन और फिर 4 दिसंबर को शादी का मुहूर्त निकाला गया। दिन बहुत कम थे और काम बहुत ज़्यादा। घर पहुंचते ही सिंगला जी ने फरमान जारी किया। भावना भी पिताजी के साथ काम में हाथ बटाने लगी। सबसे पहले कामों की अलग अलग लिस्ट तैयार हुई। मेहमानों को बुलाने का, खरीदारी का, रस्मों में लगने वाली चीज़ों का आदि। जिनको भी कार्ड भेजने थे सब ने मिलकर उन पे नाम लिखे। आसपास के लोगों को बुलाने और लोगों का इंतज़ाम का काम सिंगला जी के छोटे भाई ने उठा लिया था। बंटवारा घर का हुआ था, दिल का नहीं। बुआ जी ने अपना डिपार्टमेंट संभाला। भावना ने भी दोस्तों को आमंत्रित किया। तैयारियां जोरों पर थी। खरीदारी दोनों परिवारों ने मिलकर ही की थी। मनमोहन जी सामाजिक रूढ़िवादी परंपरा से दूर ही रहते थे, सो उन्होंने दहेज जैसे भीख की मांग नहीं की। फिर भी सिंगला जी ने अपनी तरफ से उनसे एक बार पूछना उचित समझा। सगाई से एक दिन पहले वो मनमोहन जी से मिलने पहुंचे। घर वालों ने स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। सिंगला जी सकुचाते हुए बोले, जी मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। हाँ हाँ कहिए ना, कोई बात है क्या? मनमोहन जी ने पूछा। वैसे तो आप लोगों ने कुछ मांगा नहीं हमसे, फिर भी अगर कुछ खास फरमाइश हो तो बता देते। थोड़ा बहुत भी अगर कुछ चाहते ही हैं तो। सिंगला जी बोल रहे थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आप कन्यादान कर रहे हैं हमें। हम तो पहले ही इस एहसान तले झुके हैं। हमारे पास भगवान की दया से किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हाँ, बस एक घर संभालने वाली लक्ष्मी की जरूरत थी। वो तो आप एक के बदले दो दो दे रहे हैं। मनमोहन जी मुस्कुराते हुए बोले। पर मेहमानों के लिए कोई खास इंतजाम करना हो तो? सिंगला जी फिर विनम्र होके बोले। आप भी भाई साहब चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जितना कर सकते हैं, जो आप पर बोझ ना बने उतना ही करिएगा। बाकी अगर आपको हमसे कोई सहायता चाहिए तो वो बोलिए, यहाँ तो हम आपको दहेज दे देंगे। हंसते हुए मनमोहन जी बोले। सब हंस पड़े। थोड़ी देर वहाँ ठहर कर शादी में होने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की। फिर सिंगला जी वहाँ से चले आए। दिल को शांति मिल गई थी, वरना उन्होंने तो लोन लेने का फैसला भी कर ही लिया था। समाज में अगर हर व्यक्ति मनमोहन जी जैसा हो जाए तो कोई बाप अपनी बेटी के लिए परेशान नहीं होगा। किसी भी बच्ची के पैदा होने पर कोई बोझिल नहीं होगा। किसी भी गरीब को अपनी जमीन नहीं बेचनी होगी। इन्हीं विचारों से प्रभावित हो सिंगला जी घर पहुँचे। रात दिन कब बीत गए कामों के बीच पता ही नहीं चला। मेहमान लगभग आ ही गए थे। कुछ जो रह गए थे वो भी शादी से पहले आ ही जाएंगे। सबके ठहरने का इंतजाम पास के ही एक हॉल में किया गया था। घर से बिल्कुल सटा हुआ था तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। शाम हुई। दोनों दूल्हे, उनका परिवार और मेहमान भी आ गए। दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे। इधर पूजा और आरती भी चांद का टुकड़ा लग रही थी। पूजा और अभिनव की नजरें अब भी एक दूसरे को देख रही थी। नाच गाने का पूरा ख्याल रखा गया था। दोनों जोड़ों ने एक दूसरे को अंगूठियां पहनाई। फिर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। सब मजे कर रहे थे। इसी बीच पूजा की नजर एक ऐसे इंसान पर गई जो छुप छुप कर उनके बीच आरती से मिलने की कोशिश कर रहा था। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद आखिर पूजा ने उस इंसान को पहचान ही लिया और जैसे ही मौका मिला वो उसे सबकी नजरों से बचाते हुए अपने कमरे में लाई और दरवाजा बंद कर दिया। एक तरफ सगाई की खुशियां मनाई जा रही थी और दूसरी तरफ पूजा उस अनजान इंसान के साथ कमरे में थी। अभिजीत ने जब पूजा की कमी महसूस की तो तुरंत ही अपनी सासू माँ से पूछा, पूजा कहाँ है? यहीं कहीं होगी। आप ज़्यादा व्याकुल ना हो दामाद जी, आपकी पूजा को हम छुपाएंगे नहीं। वो हंसते हुए बोली। पर उन्होंने भी जब पूजा को नहीं देखा तो खोजने लगी। जब भीतर आई तो पूजा का कमरा बंद पाया। बाहर से ही उसे आवाज़ लगाई। पूजा ने अंदर से ही कहा कि वो थोड़ी देर में आ रही है, उसके कपड़े खराब हो गए थे इसीलिए इधर आ गई। माँ वापस आ गई। कुछ ही देर में पूजा वापस आ गई। वो अजनबी अब कहीं नजर नहीं आ रहा था। रात होते होते सब थक गए और आराम करने के लिए चले गए। मनमोहन जी का परिवार भी लौट आया था। पूजा, जो अभी तक एक हल्की उदासी में थी, उसका चेहरा अचानक ही खिल गया था। रात को सभी बहनें पुरानी यादों में खोई बातें कर रही थी। आरती की तो आंखें भी भर आई थी। पूजा को अचानक पता नहीं क्या सूझा। वो झट से बोली, इतने सालों में पहली बार कोई मुझ पर मरा है, वरना ये तो सपना ही था। आरती, तुम्हें याद है स्कूल के टाइम से ही कितने लड़के तुम्हें पाना चाहते थे? क्या दीदी आप भी? मुझे तो पता भी नहीं और याद भी नहीं। इन सब चीज़ों में मेरा मन कभी भी नहीं लगा। आरती ने सहज भाव से कहा। फिर भी कोई तो होगा जिसका प्यार तुम्हें पता चलता हो। पूजा बात को खींच रही थी। पता नहीं, और अब क्या फर्क पड़ता है? पूजा बोली। सोचो, अगर उन्हीं में से कोई बदला लेने आ जाए तो क्या करोगी? शायद तुमने किसी की भावनाओं को आहत किया हो। पूजा बोल रही थी। आप ऐसा क्यों कह रही हो दीदी? आरती, दीदी ने कहा ना उन्हें याद नहीं। भावना चिढ़ते हुए बोली। छोटी दीदी मजाक कर रही है, तुम इस तरह क्यों बोल रही हो? आरती ने डांटते हुए कहा। पर दीदी, बहुत बातें कर ली तुम सब ने। चलो जाओ और सो जाओ, कल से शादी की तैयारियों में लगना है। इससे पहले कि भावना और कुछ बोलती, माँ ने आके सबको वहां से जाने के लिए रवाना किया। आरती ने सभी बातों को नजरअंदाज किया, पर भावना के मन में कहीं ना कहीं बात घर कर गई थी। खैर, अगले ही दिन से सब तैयारियों में लग गए थे। पूजा को रोज हॉस्पिटल जाना होता था तो वो चली जाती, पर माँ ने साफ हिदायत दे रखी थी कि वो ज़्यादा देर वहाँ नहीं रहेगी और शादी के 5 दिन पहले ही छुट्टी लेनी होगी,
वक्त बीत रहा था और अब आरती भी छुट्टी लेकर घर पर थी। शादी के पहले की रस्में पूरी की जाने लगी। सब सुख चल रहा था, पर ठीक शादी वाले दिन सुबह से ही कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही थी। सबने उन्हें मामूली बातें समझकर जाने दिया। शाम को बारात लेकर अभिजीत और अभिनव दरवाजे पर दस्तक देने आ गए। दोनों देव पुरुष जैसे लग रहे थे। इधर पूजा और आरती के चेहरे पर चंद्रमा सा प्रकाश था। वे भी किसी अप्सरा से कम सुंदर नहीं लग रही थी। समय आने पर उन्हें मंडप में बुलाया गया। पूजा आगे आगे चल रही थी और आरती पीछे पीछे। 2 मंडप सजाए गए थे। पूजा तो बड़े आराम से मंडप में प्रवेश कर गई, पर जब आरती अपने मंडप में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसका पैर फिसला। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।